Hello students, class 12. In our last class हमने फॉर्मूला निकाला था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस हम लोग पढ़ रहे थे। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, दिस इज़ आवर टॉपिक। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस हम लोगों ने देखा था, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था केस 1 देखा था हमने, व्हेन द इमेज, दिस इज़ फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए 4 केसेस थे। केस 1 था जब ऑब्जेक्ट रेयरर में रखा है, ऑब्जेक्ट रेयरर में है और इमेज कहाँ बन रही है, डेंसर में। केस 1 ये था, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला डिराइव करा था। फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव करा था n2 माइनस n1 अपॉन r इज इक्वल्स टू n2 अपॉन v। ये केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज इन डेंसर मीडियम। दिस इज़ द केस। तो हमेशा याद रखिए फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में होता है वो मीडियम बाद में आता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में था, रेयरर मीडियम में था, इसलिए ये n2 माइनस n1 है। n1 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। तो जब जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में आता है। n2 माइनस n1 अपॉन, ये याद रखने का तरीका है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा था, अभी भी हमारा ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में ही है, लेकिन अब इमेज हमारी रेयरर में आ गई है। तो ये फॉर्मूला जो हमारा था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर एंड इमेज इज ऑल्सो इन रेयरर, दिस इज आवर सेकेंड केस। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला बताया था। देख लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है और रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में आया है, n1 बाद में। उसी तरीके से थर्ड केस हमने देखा था। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो डेंसर में था और इमेज बन रही थी रेयरर में। तो देख लो, अब हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर में था तो यहाँ n1 माइनस n2 हो गया। तो जो भी होता है ऑब्जेक्ट जब आता है रेयर, जिस मीडियम में आता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस के बाद आता है। इससे हम याद रख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर उसका मीडियम आएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, इसलिए n2 अपॉन u। अब यहाँ पे जो हमारा फोर्थ केस था, वो फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में है और इमेज भी कहाँ बन रही है, डेंसर में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी डेंसर में है और इमेज भी कहाँ बन रही है, डेंसर में। तो ये 4 केसेस थे फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए। आज हम लोगों को पढ़ना था कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए, ये फॉर्मूला डिराइव करना था। मैंने बोला था सरफेस कैसी है ये डिसाइड होता है रेयरर साइड क्या फेस कर रहा है। तो रेयरर साइड कौन सा होना चाहिए, कॉनकेव, केव साइड। तो ये हमारी हो गई कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। मैंने बोला था रेयरर साइड क्या आना चाहिए, केव आना चाहिए। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। अब सिंपल है, ऑब्जेक्ट हमारा रेयरर मीडियम में है और यहाँ पे इमेज हमेशा बनती है रेयरर मीडियम में, मतलब ऑब्जेक्ट भी रेयरर में होगा और इमेज भी रेयरर में ही बनेगी। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट से हम एक इंसिडेंट रे ले लेते हैं। ये एक इंसिडेंट रे है। यहाँ पे ये सेंटर है, इस सरफेस का सेंटर। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल सेंटर से आएगा, ये नॉर्मल हो गया। दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। जाना कैसा चाहिए था, सीधे नहीं जाएगी। कैसी जाएगी, डेंसर में जा रही है, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, ऐसी जाएगी, ऐसी जानी चाहिए थी, ऐसी नहीं जाएगी, नॉर्मल के टुवर्ड्स बैंड हो गई। ये ऐसे जाना चाहिए था सीधा, पर ये नॉर्मल के पास मुड़ गई। दिस इज़ नॉर्मल। गेटिंग माई पॉइंट? अब एक रे हम ले लेते हैं नॉर्मली, दिस इज़ ऑन नॉर्मली ऑन द सरफेस, तो वो सीधी निकल जाएगी। ये और ये रे कभी नहीं मिलेंगी आगे,
इन दोनों रे को पीछे लाते हैं। इस रे को जब पीछे लाएंगे तो ये आएगा यहाँ कहीं, तो यहाँ बनेगी आपकी इमेज। आई बात समझ में? तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका हो गया ये जो छोटा सा एंगल है ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? ऑब्जेक्ट के साथ एंगल होता है अल्फ़ा, इमेज के साथ एंगल होता है बीटा, और सेंटर के साथ एंगल होता है गामा। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं NM, और ये हमारा होता है P। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अगर ये एंगल R है, दिस एंगल इज़ R, देन ये वाली रे और ये वाली, दिस एंगल इज़ ऑल्सो R, अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये आप और क्लियर बनाइए। मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में होता है, वो मीडियम बाद में आता है। हमारा ऑब्जेक्ट किस मीडियम में? रेयर मीडियम में, तो हमारा ये बाद में आएगा। तो पहले क्या आएगा? N2 माइनस N1/R इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा ऑब्वियसली, यहाँ पे बाद में आना चाहिए, मतलब हमारा N1 बाद में आएगा, तो ये हो जाएगा N1/U, और ये हो जाएगा N2/V माइनस। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका होता है। जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होता है वो मीडियम बाद में आता है। ओके। अब इसी का एक केस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले रेयरर मीडियम में था, अब ऑब्जेक्ट को हम किस में लिखेंगे? केस 2। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड इमेज कहाँ बनती है? रेयरर में। आपको इमेज याद रखनी है, इमेज कहाँ बनेगी? पहले जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है उसमें चारों कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, लेकिन कॉनकेव में जब ऑब्जेक्ट रेयरर में होता है तो इमेज भी रेयरर में ही बनती है। मतलब कॉनकेव में हमेशा इमेज कहाँ बनती है? इमेज कहाँ बनेगी? डेंसर मीडियम में। इमेज भी बनेगी डेंसर मीडियम में। तो पहले अपन सरफेस डिसाइड कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को डेंसर में रखना है, इसलिए पहले डेंसर ले लेती हूँ। ये डेंसर ले लिया। अब कॉनकेव बनाना है, तो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस मतलब रेयरर साइड केव होना चाहिए। रेयरर साइड केव। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? डेंसर मीडियम में। तो यहाँ से एक रे ऐसी ले लेते हैं, एक रे ऐसी ले लेते हैं। इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा। इस सेंटर से यदि मैं नॉर्मल बनाऊँगी तो ये सेंटर ऐसा जाएगा। इसको जाना कैसा चाहिए था? सीधे नहीं जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है, इसलिए ऐसी जाएगी। ये वाली रे और ये वाली रे कहीं नहीं मिलेंगी, इस रे को पीछे ले आते हैं। तो ये रे को पीछे लाएंगे तो ये बनेगी इमेज। दिस इज़ योर पोल। यहाँ से हम एक नॉर्मल बना लेते हैं NM। दिस इज़ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, ये सरफेस है, ये सरफेस। दिस इज़ योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा एंड दिस इज़ गामा। बस अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है? डेंसर मीडियम में है, तो N2 बाद में आएगा, N1 पहले आएगा, इज इक्वल्स टू N2/U माइनस N1/V। तो दिस इज़ अवर फॉर्मूला। तो ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है उससे हम डिसाइड कर सकते हैं फॉर्मूला क्या होगा। तो ऐसे आपको ये 6 केसेस हैं, टोटल 6 केसेस हैं। 4 केसेस इज़ फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस एंड 2 केसेस इज़ फॉर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किसका रे डायग्राम बनाना है। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज़ द, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, यहाँ से यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। ओके। इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं
ओके, न्यूमेरिकल्स में आप लोग को रेडियस दी हो सकती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो सकता है, इमेज डिस्टेंस पूछी जा सकती है। तो पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, तो इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक जो हमारा लास्ट क्लास में अधूरा छूट गया था, हम लोगों ने वो आज पूरा किया है। अभी मैं आप लोगों को नया टॉपिक शुरू करूँगी आज से, एंड दैट टॉपिक इज़ लेंसेस। लेंस, हमको लेंस पढ़ना है। लेंस आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है। लेंस हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है। दो टाइप के लेंस, एक ऐसा मीडियम होता है जो दो सरफेसेस से बॉन्ड होता है, ओके, और दोनों सरफेसेस स्फेरिकल होती हैं। लेंस बाउंड बाय टू सरफेस, बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। एक ऐसा मीडियम जो दो स्फेरिकल सरफेसेस से बॉन्ड होता है। एक हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और एक हमारा होता है कॉनकेव लेंस, जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ये सब क्लास 10th में आपका पढ़ा हुआ है। जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस है उसको हम इस तरीके से बनाते हैं, दिस इज़ आवर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मतलब थिक एट मिडिल एंड थिन एट एजेस। एजेस से पतले होंगे और बीच में से मोटे होते हैं। बेसिकली ये डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। जो अभी हम पढ़ते हैं वो हम ये वाला लेंस पढ़ते हैं, दिस इज़ डबल कॉन्वेक्स। फिर एक ऐसा होता है, इसकी एक सरफेस, इसको अपन, ये भी बीच में से थिक है और एजेस से पतला है, मतलब एक कॉन्वेक्स है, लेकिन इसको हम कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। और उसी तरीके से एक ऐसा होता है, ये भी एजेस से पतला है, बीच से मोटा है, तो ऑब्वियसली ये कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन इसकी एक सरफेस कॉनकेव है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेवो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। गेटिंग माय पॉइंट। इसको कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं, वाई दिस लेंस इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये पैरेलल रेज को समेटता है। इट कन्वर्जेस पैरेलल बीम इनटू अ towards a point, passing the ray through it डबल कॉन्वेक्स, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो होते हैं वो थिन एट मिडिल एंड थिक एट एजेस होते हैं, ठीक है। थिन एट मिडिल एंड थिक एट एजेस हैं ये जो लेंस हैं, दिस लेंस आर कॉल्ड एज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस भी तीन तरीके के हो सकते हैं, बेसिकली जिसकी दोनों सरफेस कॉनकेव जैसी हो, इसको अपन कहते हैं दिस इज़ थिन एट मिडिल एंड थिक एट एजेस। तो ये हमारा हो गया डबल कॉनकेव। उसी तरीके से एक ऐसा लेंस हो सकता है, थिन एट मिडिल थिक एट एजेस, तो ये कॉनकेव है, लेकिन ये कौन सा कॉनकेव है, ये प्लेनो कॉनकेव। उसी तरीके से एक ऐसा है, तो ये जो है ये भी कॉनकेव है, क्योंकि ये थिक फ्रॉम एजेस है, लेकिन इसकी एक एज कॉन्वेक्स है, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। गेटिंग माय पॉइंट। इसको डाइवर्जिंग इसलिए कहते हैं, ये आप लोग को पता है, यहाँ पे जो पैरेलल बीम आती है ये आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस के डायरेक्शन में, यहाँ से हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, यहाँ पे एक इसका प्रिंसिपल फोकस होता है, तो ये जो रे रहती है वो फोकस के डायरेक्शन में फैल जाती है।
और यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये फोकस होता है, तो ये फोकस पे समेट जाती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। और ये फोकस के डायरेक्शन में फैल जाती है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके ओके। तो उसके बाद हमारे पास आता है सम डेफिनेशन रिलेटेड, सम डेफिनेशंस अबाउट दिस। सबसे पहला मैं आप लोग को ये बताऊंगी नहीं, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर आप लोगों को पता है, इसी में बता देती हूँ। द मिड ऑफ दिस इज़ कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। ये जहाँ से प्रिंसिपल, तो ये दोनों लेंस का क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। लेइंग ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। इसके बाद सेकंड होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर्स ऑफ द टू इमेजनरी, यहाँ पे दो सेंटर्स होते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ, लेंस हैज़ टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक सेंटर इस सरफेस के रिस्पेक्ट में होगा तो यहाँ होगा, एक सेंटर इस सर्कल के रिस्पेक्ट में होगा तो यहाँ होगा। इसकी फर्स्ट सरफेस ऐसी है, इसलिए हम इसको C1 कहते हैं और इसको हम कहते हैं C2। इसकी फर्स्ट सरफेस इधर है, इसलिए हम इधर वाले को कहते हैं C1, और इसकी सेकंड सरफेस ऐसे सर्कल से पूरी होगी तो हम इधर वाले को कहेंगे C2। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दो सर्कल के जो सेंटर होते हैं इनको हम कहते हैं सेंटर, ये दो स्फेरिकल सरफेसेस के। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद थर्ड होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस। ओ से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन कहते हैं कैपिटल R। ओ से सी तक की डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये दिस इज़ योर R। यहाँ पे हमको जो 12th में पढ़ना है वो दोनों ही R सेम होते हैं, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट सरफेसेस हैं। यहाँ पे कोई भी एक सरफेस ज़्यादा गहरी और एक सरफेस कम गहरी नहीं है, इसलिए दोनों सेंटर रेडियस बराबर है R1 और R2। चाहे कोई सी भी रेडियस ले लें, चाहे यहाँ से ले लें चाहे यहाँ से ले लें, या फिर ये रेडियस ले लें या फिर ये रेडियस ले लें। तो दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस भी आपको पता है क्या होती है, इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद होता है प्रिंसिपल फोकस। इन सब की डेफिनेशन से एक बार देख लीजिए, मन से भी बना के लिख सकते हैं। प्रिंसिपल फोकस, दो फर्स्ट प्रिंसिपल, इसका जो फर्स्ट यहाँ पे ये कॉनकेव कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, इसका प्रिंसिपल, इसके पास फोकस भी दो होंगे। एक का मतलब ये होता है कि ये जो रे आ रही है इसको इस डायरेक्शन में समेटना। दूसरा मैं आपको यहाँ बना के बता देती हूँ। एक फोकस इस तरफ भी होता है, दिस इज़ आवर फोकस। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ अगर दिस इज इट्स फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इसका मतलब ये होता है कि इससे आने वाली रे, यहाँ पे जितनी भी रे आएंगी इनको ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या कर देगा, पैरेलल। और जो सेकंड, ये कोई सा भी फोकस बोल दो, ये सेकंड बोल दो चाहे फर्स्ट बोल दो, जो भी इसको फर्स्ट बोलना है इसको सेकंड बोलना है, पैरेलल रेज आएंगी तो इस फोकस पे समेट के आ जाएंगी। और यदि इस फोकस से रे आ रही हैं तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएंगी। गेटिंग माय पॉइंट? उसी तरीके से कॉनकेव में भी होता है। एक केस तो मैंने आपको बता दिया, जो पैरेलल रेज आती हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फैल जाती हैं, इसलिए इसको डाइवर्जिंग कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। एक होता है अगर हमारा फोकस इधर है, ये वाले फोकस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फोकस इधर था, यहाँ पे फोकस इधर ले रही हूँ, मतलब जो भी रे फोकस के डायरेक्शन में आती है, ये देख लो ये फोकस के डायरेक्शन में आ रही है, इसको हम देखेंगे तो ये इसके जो रे फोकस के डायरेक्शन में आती हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती हैं। तो दोनों ही केस में
चाहे ये केस हो, जब जब इमेज फोकस के डायरेक्शन में आती हैं तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है, या फोकस से आती हैं तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती हैं। दो केसेस हैं। तो ये यहाँ पे दो फोकस होती है, यहाँ पे हर एक लेंस के पास दो फोकस होते हैं। इसके पास दो फोकस है। एक, यदि फोकस से इमेज जा रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी, और यदि पैरेलल आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पे जाएगी। उसी तरीके से यदि कोई रे पैरेलल आ रही हैं कॉनकेव में तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस के डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएंगी, और सेकंड केस, यदि कोई रेस फोकस के डायरेक्शन में आ रही हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाएंगी। गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद होता है दिस आर द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आप लोग को पता होना चाहिए। एपैरेचर होता है, ये एपैरेचर क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। एपैरेचर मतलब दिस इज़ द एपैरेचर, द डायमीटर, दिस इज़ द एपैरेचर, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन। इस सर्कुलर आउटलाइन का जितना ये डायमीटर होता है हम उसको बोलते हैं एपैरेचर। एक टर्म और हो गई हमारे पास, एपैरेचर। ओके, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव एक्सेस होती है। रिफ्रैक्टिव एक्सेस मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सेस के परपेंडिकुलर होती है, प्रिंसिपल एक्सेस एंड पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ से इस रिफ्रैक्टिव एक्सेस से हम इसका पाथ बदल देते हैं। ये जो खड़ी हुई एक्सेस है इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव एक्सेस। ये तो एक पॉइंट और हम लोग को पता होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव एक्सेस क्या होती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू लेंस। तो ये लेंस का बेसिक है। ये 10th था, ये पूरा 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन भी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, ये आप लोग को आता है, ये 12th का टॉपिक नहीं है। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस यूजिंग रे डायग्राम। तो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस यूजिंग रे डायग्राम के लिए हम लोगों को 3 रेस चाहिए होती हैं। आप लोगों को पता है, एक रे हम पैरेलल लेंगे जो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो जाएगी, एक फोकस से ले सकते हैं जो पैरेलल हो जाएगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से। तो पहले इमेज फॉर्मेशन के रूल्स, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स, द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन में आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है, कॉन्वेक्स के लिए बता देती हूँ। जो रे, ये प्रिंसिपल एक्सेस है, जो रे पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। कॉन्वेक्स के लिए ही दूसरी रे हम ले सकते हैं, जो रे फोकस इधर वाले फोकस से आएगी, दिस इज़ द मिड पॉइंट, जो रे फोकस से आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी, ये भी हम ले सकते हैं। तीसरा हम ले सकते हैं, एक रे हम ले सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो स्ट्रेट निकल जाती है विदाउट एनी बेंडिंग। उसी तरीके से कॉनकेव लेंस में जो रे पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस के डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा, जो रे फोकस के डायरेक्शन में आएगी, दिस इज़ द फोकस, ये मतलब ये ऐसी कोई रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो रे कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। उसी तरीके से थर्ड केस, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो रे स्ट्रेट निकल जाती है विदाउट एनी डेविएशन। तो आप लोगों को ये तीनों रेस पता होने चाहिए। इसके बाद आप लोग को इमेज फॉर्मेशन पता होना चाहिए। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। पहला, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है
तो इमेज बनती है फोकस पे। जो रे पैरेलल इन्फिनिटी से आने वाली रे पैरेलल होती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास होंगी, तो इमेज बनेगी फोकस पे। ये बनेगी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड केस होता है, हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में ले आते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटर फोकस, हम ऑब्जेक्ट को पास में तो लाए हैं लेकिन सेंटर के पीछे है, तो यहाँ पे भी एक फोकस होता है। इसको हम F1, F2, C2, C1 ऐसा दे देते हैं। तो यहाँ पे जो रे पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। एक हम ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये दोनों रे यहाँ कहीं मिलेंगी, तो इमेज बनेगी यहाँ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड C1, देन इमेज इज़ बिटवीन F2 एंड C2, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। लास्ट ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस 5 नंबर का आया था। हाउ लकी दे आर, ये 10th का क्वेश्चन है। इसलिए कभी भी हमको कोई भी चीज़ को लाइट नहीं लेना चाहिए, हमको इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे पता होना चाहिए कैसे बनेंगे, और प्रॉपरली आपको रे डायग्राम के साथ इसको कॉपी पे बनाना है। अब यदि हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा है तो एक रे पैरेलल जाएगी जो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। दिस इज़ C2, दिस इज़ F1। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। याद रखना है इसकी इमेज यहीं बनती है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, इसलिए रेस को ऐसे ही मिलाना है। तो जब ऑब्जेक्ट C1 पे होता है तो इमेज बनती है C2 पे, रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। गेटिंग माई पॉइंट। फोर्थ केस, when object is in between C1 and F1, और पास में ले आए। एक रे पैरेलल जाएगी जो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं, ये सेंटर के बाद मिलनी चाहिए यहाँ पे। तो यदि ऑब्जेक्ट C1 एंड F1 के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड C2 बनती है, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज इन साइज, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। गेटिंग माई पॉइंट। फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट को फोकस पे ला के रख देते हैं, ये ला के रख दिया फोकस पे। दिस इज़ F2, दिस इज़ C2। एक रे पैरेलल जाएगी जो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। ये दोनों रे पैरेलल होंगी, ये ना आगे मिलेंगी ना पीछे मिलेंगी, इसलिए हम कहेंगे कि इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पे। गेटिंग माई पॉइंट। लास्ट केस होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन F1 एंड O, फोकस और ऑब्जेक्ट इसके पास में ले आओ ऑप्टिकल सेंटर के, तो यहाँ पे एक रे जो पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। ये दोनों रे बिल्कुल आपस में नहीं मिलेंगी और दूर जाएंगी, हम इसको पीछे मिलाएंगे तो ये इमेज बनेगी यहाँ पे। तो ये ही एक ऐसा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन F1 एंड O, देन इमेज इज़ बियॉन्ड लेंस, लेंस के पीछे होगी एट द ऑब्जेक्ट साइड। यहाँ पे बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज, हाईली इनलार्ज। तो ये 6 केसेस आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से रे डायग्राम कॉपी में बना के लर्न होने चाहिए। दिस इज़ द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अभी मैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस भी बता देती हूँ, 2 ही केस हैं उसके। Image formation by concave lens।
तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, दिस इज़ योर कॉन्केव लेंस। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो रे पैरेलल आती हैं और ये फोकस के डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती हैं। तो ये दो रे आपस में कभी नहीं मिलेंगी, इन दोनों रे को पीछे लाना पड़ेगा, तो इमेज बनेगी फोकस पे। तो इमेज बनेगी फोकस पे, लेकिन हम इसको पीछे लाए हैं इसलिए बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज़, बहुत छोटी, पॉइंट साइज़। दूसरा केस यहाँ पे कॉन्केव लेंस का है। हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा पास में ले आते हैं, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा पास में ले आए हैं, मतलब अब हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है, कहीं भी ले आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक रे पैरेलल जाएगी जो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस के डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी। एक रे मैं ले लेती हूँ ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये ऐसी चली गई। ये और ये रे आपस में कभी नहीं मिलेंगी, इसको पीछे लाते हैं ये यहाँ आई, इसको पीछे लाते हैं ये यहाँ आई, तो बेसिकली इमेज बनेगी यहाँ पे। तो अगर ऑब्जेक्ट नियर टू लेंस है कहीं पे भी, तो हमेशा इमेज, हमेशा ऑलवेज इमेज फॉर्मेशन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे कॉन्केव लेंस पहली चीज़ हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है एंड ऑब्जेक्ट से छोटी बनाता है। इसलिए कॉन्केव लेंस मैग्नीफाइंग लेंस नहीं होता, क्योंकि ये इमेज को बड़ा नहीं करता। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही रहेगी, चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी पास में आ जाए। यहाँ पे फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, बस। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमेशा इमेज कहाँ पे रहेगी? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो आप लोगों को ये सारे केसेस लर्न रखने हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है तो इमेज कहाँ बनती है। अब आप लोगों को पता है, हम लोगों ने 10th क्लास में लेंस फार्मूला पढ़ा था। लेंस फार्मूला पढ़ा था 1/f = 1/v - 1/u। मिरर फार्मूले में प्लस हो जाता है, तो ये जो लेंस फार्मूला है इसको हमको यहाँ डिराइव करना है। 10th में हमने ये डिराइव नहीं किया था, तो ये लेंस फार्मूला डिराइव होगा बाय स्फेरिकल सरफेसेस, जो हमने फार्मूले पढ़े हैं ना, n1/n2 × r = n1/v - n2/u। इन फार्मूले की हेल्प से ये डेरिवेशन होगा। तो ये हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ लेंस का हमने बेसिक पढ़ा है। कल मैं आप लोग को ये लेंस फार्मूला डिराइव बताऊंगी। इन एनी केस यहाँ पे भी 3 केसेस होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। इट विल टेक, ये चैप्टर हमारी 3 क्लासेस और लेगा। 3 क्लासेस में ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद आप लोग को ये चैप्टर के, ये सिर्फ थ्योरी है, आपको NCERT के एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। गेटिंग स्टूडेंट्स? ओके, जो भी डाउट्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं वो क्लियर कर दूंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। थैंक यू सो मच।